नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि आतंकियों और उन्हें सीमा पार से समर्थन देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के आग्रह पर फिलहाल सैन्य कार्रवाई ही रोकी गई है, लेकिन आतंकवाद की किसी भी घटना को युद्ध ही माना जाएगा। इस बीच भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओज के बीच आज शाम 5 बजे बातचीत हुई, जिसमें कुछ बातें तय हुई। यह तय किया गया कि कोई भी देश एक भी गोली नहीं चलाएगा, कोई भी देश सीमा पर एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपनाएगा। दोनों ही पक्ष सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की तैनाती को तुरंत खत्म करने पर विचार करेंगे। तो ये तीन खास बातें हुई भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच में। इस बीच भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई को अस्थायी तौर पर रोकने के बीच तनाव कम करने के लिए ये बस शुरुआती उपाय भर हैं, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि आतंकवाद और उसके सरपरस्तों से कोई समझौता नहीं होगा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत के कठोर हमलों के बाद अपने पहले भाषण में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है और पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते हुए देखा है। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया वो कई मायनों में ऐतिहासिक हो गया है। जैसे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को यह सब समझना ही होगा और अगर वो ये नहीं समझता तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के अपने संबोधन में यह साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। अब भारत आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा।
बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि निश्चित ही ये समय युद्ध का नहीं है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है, लेकिन शांति का रास्ता भी शक्ति से होकर ही जाता है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कहा कि पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ दो मुद्दों पर होगी, एक आतंकवाद और दूसरा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जो भारत की घोषित नीति रही है कि वो कश्मीर भारत का है। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण की एक खास बात यह भी रही कि उन्होंने दुनिया के सामने ये साफ कर दिया कि बातचीत अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। आपको बता दें कि भारतीय संसद 22 फरवरी 1994 में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर चुकी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत इसे वापस लेकर रहेगा। और कई बार भारत ये बात दोहराता रहा है तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो बात करते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है, ये इसकी समस्या है क्या, ये समस्या शुरू कहाँ से हुई। ये जम्मू कश्मीर रियासत का वो हिस्सा है, तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत का, जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया, जबकि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत में विलय के समझौते पर दस्तखत कर चुके थे। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान की आज़ादी से ठीक पहले, जब भारत में सरदार पटेल और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन तमाम रियासतों को भारत में शामिल करने में जुटे थे, तो माउंटबेटन चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ये फैसला लें कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। हरि सिंह को इसके लिए दिल्ली बुलाया गया, लेकिन राजा हरि सिंह ने संदेशा भेजा कि वो दिल्ली नहीं आ सकते क्योंकि उनके पेट में दर्द है। हरि सिंह को बुलाने की अगस्त 1947 के शुरुआती दिनों में कई कोशिशें हुई, लेकिन वो टालते रहे। बल्कि इस दौरान हरि सिंह अपने करीबियों के साथ मिलकर ये तय कर चुके थे कि वो न भारत के साथ रहेंगे न पाकिस्तान के साथ। लेकिन उन्होंने ये बात ठीक से न नेहरू को बताई, न जिन्ना को, न भारत की आने वाली सरकार को, न पाकिस्तान की आने वाली सरकार को।
12 अगस्त 1947 की तारीख आ चुकी थी। भारत को सत्ता मिलने में बस 3 दिन बाकी थे। ऐसे में कश्मीर के महाराजा ने भारत और पाकिस्तान की नई बनने वाली सरकारों को टेलीग्राम भेजा। इसमें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। इसके तहत पोस्ट ऑफिस, संचार और बाकी आवश्यक सेवाओं को कश्मीर के लिए बनाए रखने की बात थी। कराची से तो तुरंत इस पर जवाब आ गया और पाकिस्तान मान गया कि वो कश्मीर के राजा को समय देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ। भारत ने कहा कि कश्मीर के महाराजा के कोई मंत्री आ जाएं या वो किसी और को भेजें प्रतिनिधि को, तो ही इस पर विस्तार से बात हो पाएगी। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने दिल्ली के संदेशे का जवाब नहीं दिया और ये उनकी एक और बड़ी गलती रही। उधर पाकिस्तान बेचैन हो रहा था। पाकिस्तान भारत के साथ रियासतों का मोलभाव करने की फिराक में भी था। 14 अगस्त आने वाली थी और अगस्त के दूसरे हफ्ते में तक ये खबर भी आने लग गई थी कि पाकिस्तान के इलाके से कश्मीर में बंदूकें आ रही हैं। कश्मीर में हालात खराब होते चले गए और इस बीच राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ें भी तेज हो गई थी। पुंछ इलाके में किसानों पर लगाए बड़े टैक्स के खिलाफ जनता विद्रोह पर उतर आई थी। जनता के नेता शेख अब्दुल्ला, जिन्हें राजा हरि सिंह ने जेल में डाला हुआ था, उनकी रिहाई की मांग भी तेज हो रही थी। लोगों का कहना था कि शेख अब्दुल्ला को जेल से बाहर निकाला जाए और कश्मीर के प्रधानमंत्री काक की छुट्टी कर दी जाए। कश्मीर की बड़ी जनता नेहरू के दोस्त रहे शेख अब्दुल्ला के समर्थन में थी। शेख अब्दुल्ला लगातार राजा हरि सिंह से कह रहे थे कि वो सत्ता जनता को सौंप दें, लेकिन हरि सिंह को हालात समझ में नहीं आ रहे थे। वो कश्मीर को एक अलग देश बनाने की सोच चुके थे। उनका कुछ सपना था कि स्विट्जरलैंड की तरह वो कश्मीर को अलग बनाए रख सकेंगे। अक्टूबर 1947 आते आते हालात काफ़ी ख़राब हो गए। तब तक भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो चुके थे। पाकिस्तानी सेना की मदद से हज़ारों कबायली जो पश्तून कबीलों के थे, वो जम्मू कश्मीर में घुस आए, उसे महाराजा के शासन से आज़ाद कराने के मकसद से। महाराजा हरि सिंह की सेना ने हालात पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस बीच कबायलियों ने पुंछ जिले के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। मुजफ्फराबाद, बारामूला पर भी उनका कब्जा हो गया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। अब जाकर उनकी बात समझ में आ रही थी कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। भारत सरकार मदद के लिए तैयार हुई, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि महाराजा को विलय के समझौते पर दस्तखत करना होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। विलय के समझौते के साथ उन्होंने एक पत्र 26 अक्टूबर 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। उस पत्र का कुछ हिस्सा हम आपको सुना रहे हैं। महाराजा ने अपने पत्र में लिखा कि सादे कपड़ों में सैनिक और आधुनिक हथियारों से लैस हमलावर मेरे जम्मू कश्मीर में घुस आए हैं, पहले पुंछ और फिर सियालकोट और अंत में हजारा जिले में रामकोट की तरफ। मेरे राज्य के पास जो सीमित सैनिक थे, उन्हें कई मोर्चों पर एक साथ दुश्मन का सामना करने के लिए भेज दिया गया है। जान माल के अंधाधुंध बर्बादी और संपत्ति की लूट को रोकना मुश्किल हो गया है। पूरे श्रीनगर को बिजली सप्लाई करने वाले माहौरा पावर हाउस को जला दिया गया है। कई महिलाओं का अपहरण और उनके साथ बलात्कार की घटनाओं ने मेरे दिल को चीर दिया है। राज्य के खिलाफ छोड़ दी गई बर्बर ताकतें मेरी सरकार की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही हैं। इससे वो पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। दूर दराज के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से कबायलियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। वो मानसेरा मुजफ्फराबाद रोड से ट्रकों में भर कर आ रहे हैं और आधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये तत्कालीन महाराजा हरि सिंह का भारत को पत्र है, जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में के साथ भेजा था। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की अस्थायी सरकार और पाकिस्तान सरकार की जानकारी के बिना ऐसा नहीं हो सकता कि कबायली अंदर घुस रहे हों। मेरी सरकार के कई आग्रहों के बावजूद इन हमलावरों को मेरे राज्य में आने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। पाकिस्तान रेडियो ने तो ये खबर भी चला दी है कि कश्मीर में अस्थायी सरकार बन गई है। मेरे राज्य के लोग, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों ने इस सब में कोई हिस्सा नहीं लिया है। मेरे राज्य के मौजूदा हालात में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं भारत सरकार से मदद मांगूं। वो तब तक मेरी मांगी गई मदद नहीं दे पाएंगे जब तक मेरा राज्य भारत देश में शामिल न हो जाए। मैंने इस लिहाज से फैसला किया है और मैं विलय का पत्र आपकी सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए संलग्न कर रहा हूं। दूसरा विकल्प यह है कि मैं अपने राज्य और अपने लोगों को लुटेरों के आगे छोड़ दूं। इस आधार पर तो कभी कोई नागरिक सरकार अस्तित्व में आ ही नहीं पाएगी। जब तक मैं राज्य का शासक हूं और देश की रक्षा के लिए मेरी जान बाकी है, मैं इस विकल्प की कभी इजाज़त नहीं दूंगा।
तो ये था राजा हरि सिंह का पत्र भारत की सरकार को। इस पत्र के तुरंत बाद भारत ने अपनी सेनाओं को श्रीनगर भेज दिया। भारत की सेना और कबायलियों और पाक सेना के बीच लड़ाई शुरू हो गई। भारतीय सेना कबायलियों को पीछे खदेड़ने लगी, लेकिन सर्दियां बढ़ने के कारण भारतीय सेना की कबायलियों को खदेड़ने की रफ्तार कुछ कम हो गई। इस बीच 20 दिसंबर 1947 को भारत सरकार ने कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला कर लिया। ये विचार माउंटबेटन का था और वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्टिकल 35 के तहत ये मुद्दा उठाना चाहते थे। इस बीच गर्मियां शुरू हुई तो भारतीय सेना की कबायलियों और पाकिस्तान के सैनिकों के साथ लड़ाई तेज हो गई। भारतीय सेना कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में दुश्मनों को लगातार खदेड़ रही थी। लेकिन उधर 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह मामला पहुंचा और युद्ध विराम का ऐलान हुआ। कहा गया कि हमलावर पाकिस्तान अपनी सभी फौजों को, चाहे वो रेगुलर हों या इरेगुलर, उन्हें वापस बुलाएगा। भारत कश्मीर में अपनी फौज बनाए रख सकेगा। यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के भविष्य को तय करने के लिए एक जनमत संग्रह होगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का तीसरा जनमत संग्रह वाला प्रस्ताव तब तक बाध्यकारी नहीं था जब तक कि प्रस्ताव के पहले 2 हिस्सों पर अमल न हो जाए, यानी युद्ध विराम पर अमल और पाकिस्तान की सेनाओं की कश्मीर से पूरी तरह वापसी। पाकिस्तान की सेना को जब यह लगा कि वो फौजी जीत हासिल नहीं कर पाएगी तो उसने युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर से वापसी नहीं की, उसे नहीं छोड़ा, यानी दूसरे प्रस्ताव का उल्लंघन किया जो आज तक चल रहा है। हालांकि नवंबर 1948 तक भारतीय सेना ने द्रास, बटालिक, करगिल पर भी कब्जा कर लिया था। लद्दाख तक जाने का रास्ता सुरक्षित कर लिया था। मेंढर और पुंछ पर भी कब्जा पूरा हासिल हो गया था। लेकिन एक बड़ा इलाका पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह गया। उसे पाकिस्तान का कब्जा वाला कश्मीर बोलते हैं। इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार का युद्ध विराम का फैसला आज भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है। तब से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर ये साफ कर दिया कि भारत अब पाकिस्तान से बात करेगा तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और आतंकवाद पर ही, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।